हेलो हेलो महारथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल ओके महारथियों? गुड आफ्टरनून क्रेजी, विवेक, संदीप, काजल, अंकित, अभय, सौरभ, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे बच्चे हैं, सबके नाम नहीं ले सकते, कोई नहीं, अपने अपने नाम खुद ले लो, ठीक है। तो महारथियों, आज से आपका यहां पर एसएससी जीडी का आपका हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी के जो रेडियो ऑपरेटर का एक बच्चा पूछ रहा था, उन सबके लिए ये बेनिफिशियल होगा। और यहां पर हम आपको थोड़ा एक चीज बता दें कि यहां पर जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो हम आपको फोकस करेंगे वो लास्ट 3 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, 2021, 2022, 2023, 2021, 2022, 2023 में जितने भी आपके पैटर्न पूछे गए हैं, उन सभी पैटर्न्स को यहां पर आपका कवर किया जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आज जो हम आपको डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट टाइप का डिस्कस करेंगे, जैसा कि पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज पेपर के फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, फिर कल से हम आपको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। बीच बीच में आपको ऐसे मॉक टेस्ट भी हम आपको डिस्कस करते रहेंगे। हाँ, ये क्लास आपकी डेली चलेगी, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर आज हम आपको 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस 20 क्वेश्चंस में एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार जब आप पेपर देते हैं, पेपर आपका बिल्कुल जैसा हम यहां पर दिखाए बिल्कुल सेम वैसा ही पेपर आएगा, वही सेम लेवल रहेगा, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा। यहां पर आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप जैसे 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कैलकुलेटिव। और 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आसान आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन आसान हो तो बहुत खुश भी नहीं होना है, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो तो बहुत दुखी भी नहीं होना है, ठीक है। आराम से सुकून से पूरा पेपर करना है। तो 4-5 क्वेश्चन का आप दोनों ही में लेके चलना, थोड़ा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा इजी। जैसे पहला क्वेश्चन है, और लास्ट में चेक करिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज सहित यह 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुक सकती है। आज कंप्लीट सेट है, मतलब हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और लास्ट में आपको चेक करना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। कल से चैप्टर वाइज आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। कल से आपका चैप्टर वाइज चलेगा। तो अगर आप पहले पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, आप ये देखिए कि आपकी स्टडी का अभी लेवल क्या है और अभी कितने इंप्रूवमेंट की आपको और आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, हमारे बीच आंसर आने लगे हैं। तो देखिए, वो ये कह रहा है कि अगर कोई बस कंटिन्यू जाती है बिना रुके तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और अगर वही बस रुक रुक कर जाती है तो उसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है, इजी है लेकिन बहुत पूछा जाता है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में आपका क्या होता है कि आपसे टाइम पूछा है, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें जो दोनों स्पीड दी जाती हैं 60, 54, दोनों का जो अंतर होगा, दोनों का अंतर कितना है, 6, वो आपका डिस्टेंस का काम करेगा। और स्पीड आप क्या लेंगे, एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड यानी कि 60। ये सीधे शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दोनों स्पीड का जो अंतर होगा वो डिस्टेंस का काम करेगा, और एक्चुअल स्पीड जो है बिना रुके वो आपका स्पीड का काम करेगी, यही आपका आंसर। लेकिन क्योंकि ये घंटे में आ रहा है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो मिनट में पूछा है, तो इस घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए आपको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 6 मिनट। यही है सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट में जरूर देखिएगा
कि क्या आप आउट ऑफ 20 15 प्लस कर पा रहे हैं। अगर 15 प्लस कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 से कम आ रहे हैं तो फिर एफर्ट की अभी जरूरत है, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन चोर पुलिस का। भाई कांस्टेबल का पेपर है, चोर पुलिस का क्वेश्चन ना हो तो फिर वो क्या पेपर है, ये तो आप सबको होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। देखिए, एक चोर ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस उसी जगह से चली, लेकिन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। बताइए, क्या बात है, बेहतरीन आंसर आ चुके हैं हमारे बीच, बिल्कुल सही, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपके आंसर आने चाहिए, बहुत बढ़िया, जल्दी ही नाम भी लेंगे आप लोगों के। देखिए, सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक समझ लीजिए कि भाई यहां पर आपका चोर भागा था, और चोर आपका भाग चुका है कितने मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट भाग चुका है। 30 मिनट के बाद जब चोर यहां पहुंच चुका होगा तब उसका पुलिस पीछा करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो बस वो ये पूछता है कि पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। मान लो पुलिस ने चोर को यहां पर पकड़ा तो कितना समय लगेगा, क्योंकि बात यहां पर टाइम की है तो फॉर्मूला लगेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब दो लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड हो जाती है माइनस। ठीक है, तो यहां पर आपको दो चीजें निकालनी है। एक तो जब पुलिस चोर का पीछा करना स्टार्ट करती है तब तक चोर बाबू पुलिस से कितना आगे निकल चुके हैं, यानी कि चोर पुलिस के बीच की दूरी क्या है, और एक उनकी दोनों की स्पीड। और दोनों की स्पीड की बात करें तो वो हमारी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की स्पीड हमें पता है, एक की स्पीड 80 और एक की स्पीड 60। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है केवल जब पुलिस चोर को पकड़ना स्टार्ट करती है। जब पुलिस चोर को पकड़ना स्टार्ट करती है तो चोर बाबू पुलिस से कितना आगे थे। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि पुलिस ने चोर को 30 मिनट भागने का समय दिया है। 30 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ेगी, तो 30 मिनट में चोर जितना भाग चुका होगा वही चोर पुलिस के बीच की दूरी होगी। तो क्या वो आप दूरी निकाल सकते हैं? जी हां, स्पीड इनटू टाइम से। अब चोर की स्पीड कितनी थी? 60, टाइम मिनट में है तो घंटे में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड। तो इसका मतलब जब पुलिस चोर का पीछा करेगी तब दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 30 किलोमीटर। और दूरी 30 किलोमीटर है, रिलेटिव स्पीड 20 है, तो टाइम लगेगा 3/2 आवर्स, 3/2 घंटे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यही यही है सही। ठीक है, चोर पुलिस का क्वेश्चन इस साल एसएससी ने जो एग्जाम्स लिए हैं उसमें बहुत पूछा गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो 2023 में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें बहुत पूछे गए, जिसमें से एक चोर पुलिस का क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार भी आपको कुछ सेट्स में चोर पुलिस का क्वेश्चन देखने को मिले ही मिले। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को गड़बड़ होती है, तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं सेट में जिनकी वजह से पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जिसे सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको गड़बड़ कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कितने बच्चे कर सकते हैं? कोशिश करिए, ये देखो, करिए ये क्वेश्चन, करिए, कौन कौन कर सकता है? बहुत खूब, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत खूब, कुछ बच्चों के आंसर आने लगे हैं, ये अपने आप में अच्छी बात है। 5,750 रुपए पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाए और अर्धवार्षिक रूप से, तो दोनों के बीच अंतर क्या होगा? हाँ, ये दो रोज होगा आपका। ठीक है, बहुत खूब। ऑप्शन ए ऑप्शन बी कौन सा होगा? तो इसे देखो, दो तरीके से आप कर सकते हैं।
दो क्या, तरीके तो बहुत सारे होते हैं। देखो, एक तो ये है कि अगर आप एनुअली लेते हैं तो भाई बिल्कुल क्लियर सी बात है, आपको 16% ही मिलेगा एक साल में, इसमें तो दूर दूर तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अर्धवार्षिक लेते हैं, तो अर्धवार्षिक अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो जो एक साल में 16% मिलता है, वो अर्धवार्षिक आधे साल में आपको 8% मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आधे साल में जो 8% मिल रहा है, मतलब 6 महीने, वो एक साल में आपको 2 बार मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप 6-6 महीने पर ब्याज लेते हैं तो पहले 6 महीने में आपको 8% मिलेगा, फिर अगले 6 महीने में भी आपको 8% मिलेगा। तो ये 8% आपको 2 बार मिलेगा। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम अर्धवार्षिक देते हैं तो ये 8% हमें 2 बार मिल रहा है। 2 बार मिलना जानते हैं आप, सक्सेसिव मेथड से कर देंगे, सक्सेसिव मेथड से। तो यहां पर आपको 16.64% मिल रहा है अर्धवार्षिक पर, और वार्षिक देते हैं तो आपको कितना मिलता है, 16% मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यहां से 0.64% अधिक मिल रहा है, और वो 0.64% किसका होगा, 5,750 रुपए का 0.64%। तो एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक दूसरा आपका ये भी है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, जैसे अगर आपको कोई नया नहीं पढ़ा है, आपने किसी से मेथड नहीं पढ़ा है, तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं और उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप अर्धवार्षिक देखिए, 8% आपको ब्याज मिल रहा है। 8% का मतलब 2/25, और आपको इतने रुपए पर 2 बार मिलेगा हाफ ईयरली। तो आप हाफ ईयरली जाएंगे तो हाफ ईयरली आपको 2 बार मिलेगा एक साल में ब्याज, और वो किस पर मिलेगा आपको, 5,750 पर। और 5,750 का 2/25 जब आप करोगे तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कि 460 रुपए। यहां मिला आपको 460 रुपए। अब इस 460 रुपए पर फिर 8% मिलेगा। 8% मतलब 2/25, तो ये आपका हो गया 920/25। तो 25 तिया 75, उसके बाद 170, 25 अट्ठे 25 अट्ठे नहीं, 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, 25 अट्ठे 200। तो यहां पर आपको मिल रहा है 36.8। ठीक है, तो पहले बॉक्स में जो आपको मिल रहा है वो आपको 8% 2 बार मिल रहा है, मतलब ये आपको 16% मिल रहा है। तो दोनों में जो अंतर होगा वो अंतर कितना होगा, केवल और केवल ये वाला 36.8 रुपए का। तो यहां से कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी क्या हो जाती है, आसान। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेथड अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इस मेथड से जाएं, और अगर आपने ये मेथड नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, क्योंकि ये मेथड तो लगभग बेसिक है, आप किसी से भी पढ़ेंगे तो भी कोई बता देगा। डन डन। तो ऑप्शन बी, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, अगर आपने ये मेथड नहीं भी पढ़ा है तो आप हमारा नाम सर्च करेंगे यूट्यूब पे CI, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा अगर आपको पढ़ना हो तो। ठीक है, डन डन। चलो अब देखिए, तो कुछ क्वेश्चन आपको मजेदार मिल जाते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बॉड मास का क्वेश्चन है, क्या इसमें कुछ खास है, नहीं। फिर भी ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं, और बॉड मास का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही इसीलिए है क्योंकि वो एग्जामिनर को पता है कि ये आते हुए भी कई सारे बच्चे गलत करते हैं। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, हर एग्जाम में देखो यूजफुल होता है। एक बात ध्यान रखना कि प्रैक्टिस सेट आपको कोई भी किसी भी एग्जाम का करो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इधर से उधर ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में कॉमन होते हैं, तो वो हर एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। जल्दी से करिए, अब देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, क्योंकि यहां गलती का चांसेज कुछ ज्यादा ही रहते हैं। क्या बात है, BSF के लड़के, लाडला, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सोनम, बेहतरीन। यहां थोड़ा गलती के चांसेस रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे कर दिया है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। काजल, आदिल, धर्मपाल, बहुत बढ़िया। हाँ तनु, ये क्लास फ्री है बिल्कुल। धर्मपाल बहुत खूब,
मनोज साइलेंट। चलिए अब सबके आंसर आने लगे हैं। देखो सबसे पहले ये तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये एक अपने आप में अलग ब्रैकेट है, ये आप अपने आप में अलग है, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लो। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर ले। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2/7, 7 2 जा 14 यानी -14 प्लस 2/7, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई -12/7। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू -12/7 होगी और -4/5 मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस तो हो ही गया, और ये हो गया 48/5 इंटू 7, 35 लिख लो या 5 इंटू 7। अब देखिए यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 48/5 इंटू 7 आ चुकी है। इसकी जब हम बात करेंगे तो देखो जब फ्रैक्शन में डिवीजन होते हैं ना, तो आप उसे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कर लो, और जो डिवाइड कर रहे हैं उसको उल्टा कर लो, क्योंकि जब आप सिंबल को उल्टा करेंगे तो नंबर भी उल्टा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -48/7, और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 48/7। लेकिन इन दोनों के बीच में भी डिवीजन का सिंबल है, आगे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये आपका डिवीजन होने की वजह से मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। और इसी के साथ इस क्वेश्चन की सेवा समाप्त, -5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बॉडमास का क्वेश्चन होता सिंपल है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से करिएगा। बहुत खूब, अब आप सबका आंसर आ चुका है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए, मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन से आपके एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे, और वो सीधे फॉर्मूले वाले आएंगे। अगर फॉर्मूला आता है, बिल्कुल वही लेवल है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये अभी लास्ट जो पेपर हुआ है उसी के क्वेश्चन है। आप गूगल पे सर्च करेंगे डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल रहेगा, ना तो इसमें कुछ प्लस होगा और ना ही इसमें कुछ माइनस होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल यही है। हमने इसमें लेवल बढ़ाया भी नहीं है और इसमें लेवल कम भी नहीं किया है, बिल्कुल जो पेपर का लेवल आता है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल का आता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। देखो मेंसुरेशन में एक चीज ध्यान रखना, सीधा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं आएगा, सीधा फॉर्मूला वाला आएगा। फॉर्मूला आता है वैल्यू पुट करो आंसर पाओ, नहीं आता है तो जय राम जी की, ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, खेल खत्म हो गया। तो 2 शंकुओं का आयतन 3 और 2 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याएं 3 4 के अनुपात में है, ऊंचाई का अनुपात बताइए। क्या बात है, बेहतरीन आंसर आने लगे हैं। तो भैया जी यहां पर आयतन, शंकुओं का आयतन होता है, फॉर्मूला पता है, खेल खत्म, 1/3 पाई r² h, r1 h1। दूसरे का 1/3 पाई r² h, r2 h2। अब आप इसमें देखिए 1/3 पाई पाई कैंसिल, और इसी का रेशियो हमें दिया गया था, और इसका रेशियो हमें क्या दिया गया था, 3:2। अब आपको एक चीज और दे रखी है, त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि r1 r2 आपका 3 और 4 है, तो r1 3 का स्क्वायर, r2 4 का स्क्वायर, h1 h2 पूछा है। कुछ भी खास नहीं है, केवल और केवल फॉर्मूला आपको लगाना है। अब आप देखेंगे 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 3/8। अब इधर 3/8 है तो उधर हो जाएगा 8/3। 8 और 3 का अनुपात, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डन डन महारथियों। अब बताइए, कैलकुलेशन बस ध्यान रखना है इसमें, कैलकुलेशन में। अच्छा एक मिनट रुको, ये 3:2 नहीं, त्रिज्या 3 और 4 ही है, ठीक है, त्रिज्या 3 और 4 है, आयतन 3 और 2 है। चलिए महारथियों, डन डन महारथियों, क्लियर है, आया समझ में। तो फॉर्मूला मेंसुरेशन में ध्यान रखिए, कोन, शंकु, सिलेंडर, बेलन, स्पेयर, गोला, हेमी स्पेयर, अर्धगोला, इन 4 के फॉर्मूले तो घोल कर पी जाओ,
99.9999% आपको यहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। सीधा फॉर्मूला, केवल 4, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, हेमीस्पेयर। 99.99999999% आपको इन 4 में से कम एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेगा, बिल्कुल फॉर्मूला। बल्कि हो सकता है पूरा पेपर भी आपके जो आए वो इन्हीं 2 से आ जाए। चलो अब ये बताओ, परसेंटेज का इलेक्शन वाला क्वेश्चन, इलेक्शन आने वाले हैं और ये क्वेश्चन ना दिखे तो भैया फिर क्या मतलब है। करो। अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन नहीं भी बन पाते हैं तो वो टेंशन ना लें, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो अभी अपनी औकात देखिए कि अभी हमें कितना आता है, हम कितने पानी में हैं। क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि हमें इतना आता है तब उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तो क्या होता है, हमें लगता है कि हम तो बहुत टैलेंटेड हैं, जब पेपर देते हैं, सेट देते हैं, तब समझ में आता है कितना आता है और कितने और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ये देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 9000 थी, 90,000। कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। मतदान में से 60% वोट ए को पक्ष में पड़े, तो बी को कितना मिला? 60% ऑफ पोल्ड वोट्स। इस लाइन को ध्यान रखना, जो वोट पड़े हैं उसका 60%। पहले क्वेश्चन समझो, जो भी टोटल वोट्स आपके होंगे उसका 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 70% लोगों ने वोट डाला। फिर जो वोट आएंगे उसका 60% ए को मिलेगा। अब 60% ए को मिलेगा तो 40% किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तो उसने वही पूछा बी को कितने वोट मिले, तो जो वोट हैं उसके 70% लोगों ने वोट डाला, उसका भी 40% जब आप निकालोगे तो वो वोट बी को मिलेंगे। और जब आप इसको ऐसे देखोगे तो आप समझ सके हैं इस क्वेश्चन को अब कैसे करना है। टोटल 90,000 आपके वोटर्स हैं, 90,000 का 70% निकाल दोगे तो आपके पोल्ड वोट्स, जिन लोगों ने वोट डाला। अब जिन लोगों ने वोट डाला उसका 60% ए को, 40% बी को वोट डाला। अब इसमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी कभी कैलकुलेशन करनी नहीं होती, इकाई के अंक से भी क्वेश्चन हो जाता है। 9 सत्ते 63, 3 3 चौक 12, लास्ट में 2 आएगा, 2 यहीं आ रहा है, 25,200। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत खूब, जिन बच्चों के आंसर आ चुके हैं ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस भी इस साल 2023 के सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब जो क्वेश्चन दिक्कत करे ना उन क्वेश्चन को घर पे दोबारा जाके ट्राई करना। अगला ये क्वेश्चन रेशियो का, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:7:5 का है। दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये प्रीवियस ईयर का है, बिल्कुल लास्ट ईयर। अभी जो लास्ट पेपर जो हुआ है जीडी का, सारे क्वेश्चन उसी के हैं। बताते हैं तरुण, ये देखिए, इस क्वेश्चन करिए। ये देखो, आपके पास 2 कंटेनर हैं, इसमें कोई एक 20 लीटर का है और एक 36 लीटर का है। दोनों में रेशियो दिया है, दोनों को मिलाएगा। कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही आसान है। देखो 3 और 7 का अनुपात है और टोटल क्वांटिटी आपकी 20 लीटर है। कंटेनर ए में 20 लीटर है, रेशियो 3 और 7 का है। कंटेनर बी में रेशियो 7 और 5 का है और टोटल क्वांटिटी 36 लीटर है। तो जब आप दोनों को मिलाओगे तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? भाई 20 लीटर को 3 और 10 7 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल। कैसे करते हैं? 20 लीटर को 3 और 7 में डिवाइड करेंगे तो टोटल 3 और 7 10 से डिवाइड करेंगे। कितने बार जा रहा है? 2 बार। 2 बार जा रहा है, बस 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 6 लीटर, 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो 14 लीटर। तो एक चीज 6 लीटर है, दूसरी 14 लीटर। ऐसे ही 36 लीटर को आप 7 और 5 12 से डिवाइड करोगे, 12 से ये 3 बार। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो तो 21 लीटर, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 15 लीटर। तो एक चीज आपकी क्या है? दूध, दूसरी चीज क्या है? पानी।
तो जब आप दोनों बर्तन का मिक्सचर मिलाओगे तो पहले मिक्सचर में 6 लीटर दूध है, दूसरे में 21 लीटर दूध है, दोनों को मिलाओगे तो 27 लीटर दूध हो गया। पहले में 14 लीटर पानी है, दूसरे में 15 लीटर पानी है, टोटल 29 हो गया। तो दूध और पानी का अनुपात हो गया 27:29। कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है और बिना ट्रिक के ही आप इसे, नॉर्मल क्वेश्चन है। कभी कभी ना हम ज्यादा पढ़े होते हैं तो उसमें भी ट्रिक सोचते हैं कि ये कर लें वो कर लें, कहीं आवश्यकता नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट करिए। ऑप्शन बी, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे ज्यादा बड़े होते हैं उसमें भी ट्रिक फ्रिक सोचते हैं, फिर वहां थोड़ा सा और लेंथी कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये बताइए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का वर्ड प्रॉब्लम। देखिए ये क्या कह रहा है, the square of 28 is divided by the largest number that can exactly divide both 42 and 56. What is the result? 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अब देखो, एक ऐसी संख्या जो 42 और 56 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, वो इसका क्या हो सकता है, HCF। उस सबसे बड़ी संख्या जो 42 और 56 को डिवाइड करती है वो उसका HCF, और उसका HCF कितना होगा, दोनों का 14। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि 28 के वर्ग को हम 14 से डिवाइड करते हैं, तो 28 के वर्ग को 14 से डिवाइड करोगे तो 14 से ये 2 बार, 28 दूनी 56, यही आपका आंसर। ये सब आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, लास्ट ईयर ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। 14 HCF होगा, आंसर 14 नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। गड़बड़ कर दी ना, हाँ बहुत से बच्चों ने HCF ही टिक कर दिया, तो HCF आंसर नहीं होगा, HCF से आपको डिवाइड करना है, तो HCF से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 56। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपए प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन कई देखे गए हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि एक तो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं और पॉइंट में है, तो ये कैलकुलेशन इसमें जरूर होगी थोड़ी सी। तो देखो, जो चीज 92 रुपए की आती थी वो आपकी 96.5 की हो गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका क्लियर सा मतलब ये है कि आपका जो प्राइस बढ़ा है वो 4.5 बढ़ा है, लेकिन उसने पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में मतलब 92, किस में बढ़ा है, 92 में, तो जिसमें बढ़ता है उसे हम बेस लेते हैं, मतलब उस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। देखो, कभी भी वो आपसे कहे कि 90 कितना बड़ा है या कितना घटा है, तो जिसमें वैल्यू बढ़ती है, जिसमें वैल्यू घटती है, वही आपका आंसर होता है। सर आपके आशीर्वाद से घटाने लगे, अच्छी बात है अरविंद, बहुत बढ़िया। नेचर लवर हेमंत, क्या बात है। तनु, BSF का लाडला, यूपी पुलिस, आंसर सबके आ रहे हैं और सबके अलग आ रहे हैं, एक का B आ रहा है, एक का C आ रहा है, एक का D आ रहा है, ये बहुत सही है ना, एक का B, एक का C, एक का D। अब परसेंटेज में इंटू 100, तो पहले 0 से पॉइंट हटा लो, अब बाकी देख लो क्या कर सकते हो आप। 2 से ये 5 और 2 से ये 46, तो 45 इंटू 5 225/46। देखो, अब इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, अगर आप ट्रिक लगाओगे भी अप्रॉक्स वाली, तो यहां पर देखो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, और जब ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं तो गलती होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, तो आप यहां कोई ट्रिक मत लगाइए, सिंपली डिवाइड करिए जैसे स्कूल टाइम में करते हैं, है ना। हमेशा ट्रिक के चक्कर में मत रहो, जब बहुत क्लोज ऑप्शन हो तो बिल्कुल मत जाओ। अब 46 से ये तो क्लियर है कि 4 बार जा रहा होगा, तो 4 बार देखो, 4 छिंग 24, 4 चौक 16 और 2 18, तो यहां पर आपका 1 बचा और यहां पर आपका कितना बचा, 4, 41 आ गया आपका। अब देखो, अब आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर हम पॉइंट लगा करके यहां पर जुड़ाते हैं तो 46 धाई 460 होता है, और 46 धाई 460 से 46 कम करेंगे, लगभग 9 बार जा रहा है। अब यहां से आइडिया लग रहा है कि 46 निम्मा करोगे तो लगभग आपका वहीं पर आएगा, 9 छिंग 54 और 9 चौक 36,
36 और 5 41, तो देखो 410 410 लगभग 9 बार आ गया लगभग। तो अब इतना कर लो तो गलती के चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप पहले ही ट्रिक लगा लोगे, अंदाजा सोचोगे, तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं था, ऑप्शंस बहुत क्लोज थे, गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं, और कुछ बच्चे जो थोड़ा सा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं वो इन क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ये देखिए, ये देखो महारथियों, एक छूट योजना के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो बेहतरीन तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो, अगर ये पूछा जाए लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है तो सीपी को 100 मान लो, और एमआरपी से कितना अधिक कम है तो एमआरपी को 100 मान लो, तो चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं। तो यहां ये पूछा है कि लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अगर आप सीपी को 100 मान लेते हो तो 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट मतलब एमपी का 80%, देने पर भी 10% का लाभ होता है। तो 100 रुपए की चीज को 10% का लाभ मतलब आप 110 में बेच रहे हैं। तो क्या आप यहां से एमपी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, नहीं निकाल लिया। 1100/8 तो 137.5 ये आपका आ गया। तो यानी कि अगर आपकी कोई चीज का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो एमआरपी 137.5 है, यानी कि 100 से 37.5 ज्यादा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, 37.5 वाले सब बच्चे बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना? तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आप इसे बहुत सुकून से, आराम से, बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगला देखो महारथियों, नेक्स्ट ये देखिए, औसत। औसत का ये क्वेश्चन आप सबने बहुत देखा होगा, ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन। वैसे भी क्रिकेट का आजकल टाइम चल रहा है, क्रिकेट ही क्रिकेट दिख रहा है चारों तरफ। आईपीएल हो, T20 हो, हाँ वनडे हो, सब जगह आजकल आपको। ओके अरविंद, अब बताइए महारथियों, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है। 15 पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, अब ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे भी लेंदी नहीं है और ट्रिक से भी इजी है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एवरेज के क्वेश्चन में जितना ट्रिक लगाते हो ना, गलती के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो देखो, पहले उसकी इनिंग्स 14 थी, अब इनिंग्स 15 हो गई। वो कह रहा है पहले जो एवरेज था अब एवरेज 5 बढ़ चुका है। पूछा किसका है? अब वाला। तो अब वाले का एवरेज ए मान लो, तो पहले वाले का 5 कम रहा होगा, बस खत्म। तो 14 इनिंग्स का टोटल क्या होगा? 14 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, और 15 का एवरेज टोटल क्या होगा? 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। 14 इनिंग्स में के टोटल में जो 15 इनिंग में रन बनाए हैं वो जोड़ दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, खेल खत्म हो गया। ये 14A - 70 हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिना लिखे भी कर सकते हो। और ये 15 हो गया, तो यहां से ए की वैल्यू सीधे 27 आ गई। हमने 15 इनिंग्स का एवरेज ए ही माना था, यही आंसर हो गया। ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन 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 महारथियों, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो, नेक्स्ट ये देखिए, फिर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बच्चे थोड़े से गड़बड़ कर देते हैं, आप मत करना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, यही क्वेश्चन बच्चे नॉर्मली एग्जाम में छोड़ाते हैं कुछ बच्चे। 1875 रुपए की राशि 4% की दर से निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो समय क्या है? बताइए कितने समय में। मतलब वो ये कहना चाहता है कि 4% से 1875 2028 कितने समय में हो जाएगा। पहले एक चीज ध्यान रखिए,
4% का मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपए देते हैं तो 104 रुपए हो जाएगा, यानी 25 और 26 का अनुपात आपका हो जाता है एक साल में। किसमें? प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो जब कभी भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया जाए और टाइम आपसे पूछा जाए तो आप बस इन दोनों को क्या करें? रेशियो में कन्वर्ट कर लें। किसमें? अनुपात में। अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, 3 से ही कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18। तो ये जो अनुपात आएगा, जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात बन रहा है, इसकी सीधी सीधी पावर बनेगी 2, 3, 4, कुछ भी बनेगी। तो हम नोटिस कर रहे हैं यहां 25 और 26 की पावर 2 बन रही है। पावर 2 बनने का मतलब ये 2 बार हमें इंटरेस्ट मिला है, 3 बनने का मतलब 3 बार मिला है, 4 बनने का मतलब 4 बार मिला है, यहां पावर 2 बन रही है, तो सीधे सीधे 2 साल, यही आपका आंसर। ठीक है, सीधे सीधे आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। गुड आफ्टरनून मुक्तिनाथ, बहुत लेट हो गए, चलिए। चलो नेक्स्ट देखो आ गया फिर मेंसुरेशन, मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। फॉर्मूला नहीं आता तो नानी के घर जाइए, आराम फरमाइए, फिर दोबारा प्रैक्टिस करिए अगले साल के लिए। तो इसलिए पहली ही बार में याद कर लो, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर का आयतन की गणना करें। भैया जी, सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला पता हो, खेल खत्म कर सकते हैं। देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे यहां पर पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, त्रिज्या आपकी 14 है 14, और ऊंचाई आपकी 20 है। तो वैसे तो ये कैलकुलेशन आपकी वैसे ही आसान है ना, लेकिन कई बार अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो तो यहां पर ये 11 आ रहा है, तो जो आंसर 11 के मल्टीप्लाई में होगा ना, वही आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन वैसे भी आपकी आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 7 से ये 2 बार, और ये इकाई के अंक से भी हो जाएगा। देखो पहली चीज तो ये है कि लास्ट में एक ही जीरो आएगा, यहां 2 जीरो आ रहे हैं, यहां लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, गलत। दूसरी चीज ये है कि 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 6, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा, और 2 आपका यहां नहीं आ रहा, तो आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरी कैलकुलेशन करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, धर्मपाल, रोहित, सोनम, मनोज, तनु, बहुत खूब। तो हमेशा जरूरी नहीं है, वैसे तो ये ऑप्शंस भी थोड़े इजी थे, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इजी थी। अगर कहीं पर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो तो आप इकाई का अंक वाला भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखो बेईमान दुकानदार, इसे भी टिक कर लो। 2023 के जो पेपर हुए हैं उसमें बेईमान दुकानदार से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2023 में बहुत पूछे गए हैं, तो अगले साल 24 में भी बेईमान दुकानदार भी पूछा जा सकता है खूब सारा, तो इसके भी क्वेश्चन करके जाना। अब बताओ, एक डीलर अपना माल 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। देख रहे हो, कह रहा है कि मैं 16% लॉस पे बेच रहा हूं, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। कह रहा है कि मैं 16% लॉस पे बेच रहा हूं, मैं भाई बहुत दुखी हूं, मेरा माल जो है 16% लॉस पर जा रहा है, और चालाकी क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के पैसे लेता है और देता कितना है, 750 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, 1 किलोग्राम मतलब उसने आपसे 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, आपको क्वांटिटी कितनी दे रहा है, आपको जो क्वांटिटी दे रहा है वो 750 ग्राम दे रहा है। जो क्वांटिटी वो आपको दे रहा होता है, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने में वो आपका बेस होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 1000 ग्राम की जगह वो आपको 750 ग्राम दे रहा है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं 16% लॉस पे बेच रहा हूं, तो 16% जो होगा वो 160, लॉस मतलब 60 कम करोगे तो 840 ग्राम, तो इसका मतलब वो 840 ग्राम के पैसे ले रहा है और 750 ग्राम आपको दे रहा है। तो दोनों का जो अंतर होगा वही उसका प्रॉफिट या लॉस होगा।
अब कॉमन सेंस वाली बात है, 750 के पैसे लेके 840 ग्राम के पैसे लेके 750 ग्राम दे रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट? दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना होगा? 90। तो 90 ग्राम का प्रॉफिट उसको हो रहा है 750 पर। 0 से 0, 15 से ये 5, 15 से ये 6, 60/5 यानी कि 12%। 12% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सफिशियंट है वैभव, है ना। तो 12% वाले बच्चे जो भी हैं उन सबके आंसर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही, बेहतरीन। तो जो जो 12% है बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे है ना। अगला देखो, ये सब आपके लास्ट ईयर जीडी में क्वेश्चन आए हुए हैं। 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम है। बिना पेन के भी कर सकते हो। 32 और 40 का एलसीएम, देखो जब दो नंबर का एलसीएम लेना हो और आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो आप इन्हें अनुपात में कन्वर्ट कर लो। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, अनुपात में कर लो। अनुपात में करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, यही आपका एलसीएम होगा। अगर आपको दो नंबर्स का अनुपात, दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो सीधे उसे रेशियो में चेंज कर लो। 8 से 4 बार, 8 से 5 बार, रेशियो हो गया। रेशियो होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 इंटू 4 कर लो, चाहे 32 इंटू 5 कर लो। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 160। तो वो कह रहा है इन दोनों का एलसीएम यानी कि 160 एक्स के स्क्वायर से 9 कम है, एक्स के स्क्वायर से 9 कम है। तो सोच सकते हैं इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 13। यही आपका आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी 13 इज द राइट आंसर महारथियों। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 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 करो और बताओ। ये भी आ गया एक वो पैटर्न जो इस साल बहुत पूछा गया। देखो इस साल रेस के क्वेश्चन बहुत आए हैं 2023 में। इसके अलावा डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं। और एक आपका तीसरा आपका जैसे चोर पुलिस, वो भी काफी पूछा गया बेसिक एग्जाम्स में। तो आप इनका ध्यान रखना। रेस के बारे में देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस बहुत आसान। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसमें गलती करोगे, पढ़ा हुआ है तो ये फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है। ये देखिए, 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी सोनम को कितने मीटर से हराएगी? देखो भैया 3 है, सलोनी को ए मान लो, श्वेता को बी मान लो, और तीसरी कौन है? सोनम, उसको सी मान लो। तो वो कह रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराती है। इसका मतलब जब सलोनी 1000 मीटर दौड़ चुकी होगी तो श्वेता 100 मीटर पीछे होगी, मतलब वो 900 मीटर ही दौड़ पाएगी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो जितने समय में सलोनी यानी कि ए 1000 मीटर दौड़ती है, उतने समय में श्वेता 100 मीटर से हार जाती है, मतलब 900 ही दौड़ पाती है। लेकिन जब श्वेता और सोनम की बात करते हैं तो श्वेता यानी कि बी जब यहां पहुंचेगी, 1000 मीटर पूरी दौड़ लगाएगी, तब तीसरी सोनल यानी कि सोनम यानी कि सी 150 मीटर से हार जाएगी। तो 1000 से 150 मीटर कम, मतलब 850 मीटर ही दौड़ पाएगी। तो उसने हमें जो रिलेशन दिया है वो दिया है ए और बी का, बी और सी का, और ए और सी का रिलेशन पूछता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी में ए जितने समय में 1000 मीटर दौड़ती है, बी 900, और बी और सी में बी जितने समय में 1000 दौड़ती है, सी 850। तो यहां से हम ए और बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं। हमसे जो पूछा है वो ए और सी का पूछा है, तो ए और सी का रेशियो तो सीधे निकाल सकते हैं। सीधा मल्टीप्लाई करोगे 200 और सीधा मल्टीप्लाई करोगे 171। ठीक है, कितना आ गया? 171। नहीं 171 नहीं, 17 निम्मा 153, सॉरी 153। तो ये 200 मीटर है। तो आप ये कह सकते हैं जब 200 मीटर दौड़ेंगे तो ए 200 बी 153, तो कितने मीटर से? 47 मीटर से हार रही है। तो 47 मीटर से जो हार रही है वो आपकी 200 मीटर की दौड़ में हार रही है। तो
तो 200 मीटर की दौड़ में वो 47 मीटर से हार जाती है। लेकिन अगर यही दौड़ 1000 मीटर की होगी तो आप जानते हैं कि वो आपकी 5 गुनी यानी कि 235 मीटर से हारेगी। यही आपका आंसर। सिंपल समझ लो, जब ये 200 मीटर दौड़ती है तब ये C 153 दौड़ती है, मतलब 47 मीटर पीछे होती है। तो 200 मीटर की दौड़ में A C को 47 मीटर से हराता है। अब ये दौड़ कितने भी मीटर की हो, यहां 1000 की बात हो रही है, जितने भी मीटर की होगी उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो 235 वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। अगला देखते हैं। करो बाबूजी, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन लास्ट में चेक जरूर करना हर बच्चा कितने कितने कर पा रहे हो। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के तो पूरे 19-20 होने चाहिए, लेकिन जो बच्चों ने बिल्कुल पढ़ना ही स्टार्ट किया है, कुछ ही टाइम से पढ़े हैं, तो वो भी 15 के अराउंड पहुंचने चाहिए। अब बताओ, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255, अंतिम 3 का 1955 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखो, पहली 3 का गुणनफल दे रखा है 255, अंतिम 3, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसका गुणनफल दे रखा है 1955। तो पहली 3 और अंतिम 3 का गुणनफल दे रखा है। अगर हम आपस में इन दोनों को डिवाइड करें तो दूसरी और तीसरी संख्या कट जाएगी, पहली और चौथी संख्या सीधे सीधे आ जाएगी। क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो इसमें कुछ कॉमन तो होगा नहीं, सीधे सीधे आपकी पहली और चौथी संख्या आपकी आ जाएगी। 5 से देखो क्लियर दिख रहा है, 5 से ये 51 बार, 5 से ये 5 तिया 15, 5 निम 45, 5 एकम 5। अब 51 किससे कटता है, 17 और 3 से, तो 17 से ये 3 बार, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो ये 3 और 23, यानी कि पहली संख्या 3 है, चौथी संख्या 23 है, और हमसे चौथी संख्या ही पूछी गई है। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैथ के लिए कुछ मत करो, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ते रहो। यहीं पे इतना करा देंगे कि 20 के 20 पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। जो हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। जितना पढ़ा दिया उसे पढ़ने के बाद उसे अच्छे से पढ़ लो, उसे पढ़ने के बाद पेपर कहोगे सर बहुत आसान आया था। ये नहीं कहोगे सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये जरूर कहोगे कि सर पेपर बहुत आसान था। ठीक है विपिन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो पढ़ाते रहे उसे पढ़ते रहो। तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गलती कर सकते हो। ये देखो, ये कौन करेगा, नेक्स्ट देखो, एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 की गति से जाता है और 3 किलोमीटर की गति से, किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट उसको लगते हैं। तो घर से कॉलेज की दूरी, देखो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। जब आप कोई दूरी जाते हो और वही दूरी वापस आते हो, दोनों ही जगह दूरी बराबर हो, तो यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो दोनों दूरियों को तय करने में जो टाइम लगता है उसका अंतर, एक दोनों दूरियों को तय करने में जो टाइम लगता है उसका सम। 2 चीजें दी जाती हैं। तो अगर ये वाली चीज दी जाती है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, अंतर है तो स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम। अगर टोटल टाइम दिया जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, अब यहां पर टोटल है तो नीचे प्लस आ जाएगा इनटू टाइम। और इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन कुछ सेट्स में आपको 99.99999999% मिलेगा, मतलब मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन यहां टोटल टाइम दिया है तो सम ऑफ स्पीड इनटू टाइम। टोटल टाइम कितना दिया है, 6 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 6.5 13/2, ये टोटल टाइम हो गया। तो स्पीड कितनी कितनी है, एक साइड की 35, दूसरे साइड की 3, 35 और 3 38। टाइम आपका दिया है 13/2। तो क्या स्पेशल है, कैलकुलेशन। क्या है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन। बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि कर ही देते हैं। तो आंसर आ चुके हैं। अब इसमें भी देखो ऑप्शंस, देखो ऑप्शंस जब आप देखोगे
तो देखो जैसे 13 तिया 39 लगभग 38 कट रहा है, 2 से 17, 17 18 के बीच में कुछ होगा। अब 17 18 में देखो ऑप्शंस कितने क्लोज बने हैं, कितने क्लोज हैं, तो सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, 17.25, 17.58, 17.96, 18.01। तो जब ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं तो फिर आपको डिवाइड करना ही करना होता है, आप इसमें ज्यादा ट्रिक फ्रिक के चक्कर में मत जाएं। तो इसका आ जाएगा 17.96, कुछ बच्चों का आ चुका है, चेक कर लेना। डिवाइड करना ही करना है, इसमें कुछ ऐसी खास ट्रिक नहीं लगा सकते जब ऑप्शंस बहुत क्लोज हो। और जब पेपर आपका इजी आता है तो उसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जिसमें ऑप्शंस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, जिससे कि आपका थोड़ा सा समय लगे, और इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके जाना। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए पहाड़े अच्छे से कर लेना। अच्छी बात है विपिन। अगला देखिए, ये देखो आजकल टाइम एंड वर्क में ये खेल खेल रहा है वो एग्जामिनर। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जैसे कोई टॉपिक ही नहीं है। तो एग्जामिनर ने गेम खेला है आजकल, आपको लास्ट 1-2 साल में ये देखने को मिलेगा। जैसे अमन राम कपिल एक काम को 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में करते हैं। अमन राम कपिल 68, 51 और 17 दिन में करते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, वैकल्पिक मतलब ऑल्टरनेट डेज, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज सच एज अमन ऑन फर्स्ट डे, राम ऑन सेकंड, कपिल ऑन थर्ड, सेम सीक्वेंस में, पहले दिन अमन, दूसरे दिन राम, तीसरे दिन कपिल। तो वो कह रहा है तो उन दिनों का अनुमान संख्या ज्ञात करें जिसमें 50% काम पूरा हो जाएगा। पूरा काम नहीं करना है, 50% काम करना है। कितना करना है? 50%। यहां बच्चों को क्या आती है? दिक्कत आती है एलसीएम में। तो देखो हम आपको सिंबल बता रहे हैं, आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो ये तीनों में एक नंबर कॉमन आपको दिखेगा, वो है 17। 17 इंटू 4, 17 इंटू 3 और ये 17 इंटू 1। बस अब देखो कितना आसान हो गया। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये जो कॉमन नंबर है ना उसका मत लो, बस 4 3 1 का एलसीएम ले लो। और इनका एलसीएम लोगे तो 17 तो है ही है तीनों में, 4 3 1 का एलसीएम 12। तो बस 4 से 12 डिवाइड करोगे 3, 3 से 4 और 1 से 1। ये यूपीएसआई में भी बहुत पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन, ये रेलवे में भी काफी देखा गया है ऐसे, और ये आपके इस साल जैसे लास्ट ईयर जीडी में भी देखा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सेट्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं और बच्चे कहते हैं सर इसका एलसीएम टफ आया था। टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो टोटल काम ये है, लेकिन वो कह रहा है कि जो काम है उसका 50% करना है। 50% मतलब आधा, तो आधा मतलब 2 से 17 छिक्के 102। तो आपको टोटल काम नहीं करना, आपको 102 काम करना है। अब देखिए पहले दिन करेगा 3, दूसरे दिन होगा 4 और तीसरे दिन होगा 1। यानी कि हम बोल सकते हैं 3 और 4 7 और 1 8, 8 काम हो रहा है आपका 3 दिनों में। करना कितना है? 102। तो 102 से पहले 8 के पहाड़े में आता है 96। तो 8 से 12 बार, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? अमन वर्क ऑन फर्स्ट डे, राम ऑन सेकेंड डे, कपिल ऑन थर्ड डे एंड अगेन अमन वर्क। 3 और 4 7। अरे ये गलत कर दिया हमने, देखो यहां गलती हो गई। ये 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से डिवाइड करोगे तो 12 बार होगा, ये गलत कर दिया। तो ये 3, ये 4 और ये 12। तो 3 और 4 7, 7 और 12 19। 19 काम हो रहा है आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन में। अब 19 के पहाड़े में 102 से पहले आता है 95। तो 19 पंजे 95, 3 पंजे 15। 15 दिन में आपका 95 काम हो गया। क्या काम पूरा हो चुका है? नहीं। अगले दिन किसका टर्न आएगा? पहले वाले का। तो 95 में ये 3 काम करेगा, काम कितना हो गया? 98 दिन। 1 और हो गया यानी कि 16 दिन। अगले दिन कौन काम करेगा? ये करेगा 4। 98 में 4 करेगा 102 दिन। 1 और हो गया 17 दिन। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ऐसी वैल्यू आपकी आएंगी जैसे 17 के मल्टीप्लाई में दे दिया है, ये किसी और नंबर के मल्टीप्लाई में भी दे सकता है।
तो वहां से डरना नहीं है, वहां से क्वेश्चन करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बीच बीच में बहुत सारे करा देंगे प्रैक्टिस सेट्स में। प्रैक्टिस जब हम कराएंगे तो आपको इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन करा देंगे, तो एग्जाम में आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो बहुत ज्यादा आता है, यूपी पुलिस वगैरह में भी, रेलवे वगैरह में भी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एक दो क्वेश्चन और ऐड करके दे देता है, ये डायरेक्ट दे दिया है, बहुत आता है। 0.64 और 0.84 के बीच मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, 0.64 और 0.81 का मीन प्रोपोर्शनल मान लो b है, तो ये होता है b स्क्वायर बराबर दोनों का मल्टीप्लाई, खत्म। तो b की बराबर हो जाएगा ये 0.8, ये 0.9, तो ये हो जाएगा 0.72। यही आपका आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चेक कर लो किस बच्चे के कितने कितने हो पाए हैं। अगर आपने सारे कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं कर पाए हैं तो जो नहीं हो पाए हैं उस पर आपको काम करना है। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए भी यही है। अरे यूपी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की आप बात कर रहे हैं, यही आएगा, इसे कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 20, 17, 16, 14, 18, चलिए देखते रहना अपने अपने। जिसने 20 किए हैं बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन सही चल रही है। 15 से अगर ऊपर हैं तो ठीक है, अभी बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट की अभी आवश्यकता है। लेकिन 15 से कम है तो आपको अभी जो अगले 1-2 महीने हैं उसमें खूब जम के पढ़ना है। और ऐसी बात नहीं है, अगर आपके 10 भी आ रहे हैं तब भी आप जो डेली पढ़ाएंगे उसे पढ़ते रहिएगा, बस एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, केवल जितना पढ़ाना उतना भी पढ़ लोगे ना तो भी जो बच्चे 10 नंबर भी ला रहे हैं, 10 से कम भी ला रहे हैं, उनके भी 18-19 आराम से आ जाएंगे और पूरे 20 भी कर लोगे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। और एक चीज का क्या ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाए हैं, अब नहीं बन पाए इसका मतलब ये नहीं ठीक है नहीं बन पाए अब आ गया समझ में, ठीक है, नहीं, घर पे जाके उनको बार बार रिवाइज करना है और उनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इतने बार रिवाइज करना है कि जब कभी फ्यूचर में वो आपको क्वेश्चन दिखे तो दोबारा आपको दिक्कत ना करे। प्रैक्टिस का मतलब केवल ये नहीं होता कि हमने पढ़ लिया, चेक कर लिया कि हमारा अब कितना स्कोर हो रहा है। प्रैक्टिस का मतलब ये भी होता है कि सबसे पहला काम आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करें कि मेरे अंदर अभी क्या क्या कमी है, क्योंकि जब मुझे अपनी कमियां पता होंगी तो फिर मैं उस पर काम करूंगा। लेकिन अगर केवल कमियां पता हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसमें एक काम यह है कि आप अपनी कमियां, जो आप गलतियां करते हैं उसको आइडेंटिफाई करें, फिर जो आपकी कमियां हैं उस पर आप काम करें, क्योंकि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल महारथियों आज के लिए इतना रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे, फिर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर महारथियों, जय हिंद, जय भारत।